हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक यादव एंड दिस इज़ योर ग्लोरीफाइड क्लासेस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पिछली बार अपना चैप्टर कर रहे थे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो अभी तक हम उस चैप्टर के अंदर इंडिकेटर्स के बारे में ऑलरेडी सब कुछ जान चुके हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे अपने आगे की क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने एक ना एक बार अपने लाइफ में नींबू को टेस्ट करके जरूर देखा होगा। उसके अंदर एक खट्टापन होता है। यही केस ऑरेंजेस में, इमली में और आपके इसके ग्रेप्स में भी होता है, जो मतलब पूरी तरीके से नहीं पके होते हैं, तो खट्टे नींबू होते हैं। खट्टे नींबू बोल रहा हूँ, खट्टे अंगूर। और इस पर तो एक कहावत भी रखी है कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, वो वाला। तो सेम केस यही है, ये इनके अंदर जो ये खट्टापन है, ये किस लिए है? ये बेसिकली एक एसिड की वजह से है। तो इसी एसिड को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है एसिड्स हैव दूस केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव सोर टेस्ट। तो ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर सोर टेस्ट होता है। सोर टेस्ट मतलब क्या है यहाँ पे? कि खट्टापन होता है, बहुत ज्यादा खटास होती है उनमें। नेक्स्ट है, तो एसिड जो है वो, अब ये क्या है, हमने दो कैटेगरी में डाल दिया इनको कि कौन, एक वीक एसिड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, एक हमने कहा उनको ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से एसिड्स हैं? एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। तो वो एसिड जो हमें प्लांट मटेरियल्स से मिलते हैं, जैसे कि टमाटोज हो गया, वो हमारा क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है, हमें प्लांट मटेरियल्स के थ्रू मिल जाता है। और या फिर एनिमल्स के थ्रू मिलता है, सच एज मिल्क। मिल्क से हम कर्ड बनाते हैं, और कर्ड भी क्या है? एक मतलब कर्ड के अंदर भी क्या है? एसिड प्रेजेंट है, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड को ही वीक एसिड कहा जाता है। वीक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि वीक एसिड्स को हम खा सकते हैं या फिर पी भी सकते हैं, इसलिए इन्हें वीक एसिड कहा जाता है। ये हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते हैं किसी भी तरीके से। तो कुछ एग्जांपल्स हैं वीक एसिड्स के: एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टाइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। अब एसिटिक एसिड जो है, वो उसका नेचुरल सोर्स क्या है? हमें कहाँ कहाँ से वो मिल सकता है एसिटिक एसिड? तो एसिटिक एसिड हमें विनेगर में मिल जाता है। विनेगर क्या होता है? सिरका होता है। आपने हिंदी में तो जो नहीं होगा, सिरका हर जगह यूज होता है। आपने इसके जब चाउमीन वगैरह बनाते हैं उसमें भी सिरका का यूज किया जाता है। फिर आता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हमारे लेमन के अंदर, ऑरेंज के अंदर मिल जाएगा आपको। फिर है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ मिलेगा आपको? कर्ड में, यानी कि दही में। टार्ट्रिक एसिड किस में मिलेगा? आप अनराइप ग्रेप्स में और टैमारिंड में। टैमारिंड क्या है? इमली। आगे आता है ऑक्सैलिक एसिड, आपको मिलेगा टमाटोज में, और फॉर्मिक एसिड मिलेगा ऐसे ही आंट स्टिंज में। तो ये क्या है, जब चींटी आपको काट लेती है, तो जो चींटी की जो बाइट है, उसके अंदर किस टाइप का एसिड है? फॉर्मिक एसिड है। और लास्ट में एक पॉइंट मैंने लिख दिया, नॉट हार्मफुल फॉर ईट एंड ड्रिंक दीज वीक एसिड। तो ये जो है हमें हार्मफुल नहीं करते अगर हम इनको पी या फिर खा लेते हैं। जैसे आंट अगर हमें बाइट करती है तो हम मरते नहीं है, बस वो फूल जाता है, वो वाला केस है। तो अब हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक एसिड। हाँ, तो अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स के। अब इन्हें इनऑर्गेनिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नेचुरली हमें नहीं मिल पाते, इनकी नेचुरली अबंडेंस नहीं है। और या फिर इनको मिनरल एसिड्स भी कहते हैं, मिनरल्स के थ्रू मिल जाते हैं हमें। और इनको स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि दे कैन बर्न आवर हैंड्स और क्लोथ्स। ये हमारे हाथों या फिर कपड़ों को आराम से जला देंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। तो इसलिए इनको हमें केयर के साथ रखना चाहिए। ठीक है। और जब भी यूज करें तो लेबोरेटरी में यूज कर पाएंगे हम। अब इसको ऐसे इधर उधर, मतलब किसी की ना मदद लेके, टीचर्स हो गए या आपके एल्डर्स हो गए जिनको नॉलेज है केमिस्ट्री में कि कैसे यूज करते हैं, उस तरीके से यूज करना है, लैब कोट वगैरह पहनकर। क्योंकि अगर हल्की सी भी मिस्टेक हुई तो बूम, कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। तो ये रीजन है कि इनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। इसके अलावा तो अब क्या है ना, इनको यूज करने से पहले इनको ना वाटर में ऐड भी कर देते हैं कई बार। अब वाटर में ऐड करने से क्या होता है? ये डाइल्यूट बन जाते हैं। अभी इनको क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। आपने सुना ही होगा। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसके अंदर जब हम वाटर को ऐड कर देते हैं, बेसिकली वाटर को नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, तब ये हो जाते हैं डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या है? जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है, वो थोड़े से जो इनके इफेक्ट वो लेस हो गए।
द एसिड प्रिपेयर फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। कि इसका क्या मतलब है कि वो एसिड जो कि मिनरल से बन रहे हैं, अर्थ के जो मिनरल्स हैं उनसे बनते हैं, उन एसिड्स को हम बोलते हैं मिनरल एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर फॉर्मूला पूछे तो HCl है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, निट्रिक एसिड HNO3। अच्छा, इसके अंदर एक और एग्जाम्पल होता है हमारा, कौन सा? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड भी एक मिनरल एसिड है, बट इसको हमने कैटेगराइज कर रखा है किसमें? वीक एसिड में। इसको वीक एसिड कहा जाता है। ये समझ लीजिए एक एक्सेप्शनल है, एक एक्सेप्शनल केस है। तो कार्बोनिक एसिड जो है वो हमें कहाँ मिलता है? अगर मैं अब जैसे वीक एसिड मैंने बताया ना, वीक एसिड्स को हम ड्रिंक या फिर ईटेबल्स होते हैं, तो कार्बोनिक एसिड कहाँ पर मिलता है हमें? सॉफ्ट ड्रिंक्स में। हमारी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बनती है वहाँ पर हम अपने कार्बोनिक एसिड को देख सकते हैं। आप पीछे देखेंगे किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक की इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में, तो आपको कार्बोनिक एसिड वहाँ पर मिल जाएगा। तो इसलिए इसको वीक एसिड में डाल दिया गया है। इसके बाद तो ये पता चल गया आपको, अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड जो इसके पीछे मैंने बताया वो वाले थे। अब हम करते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या है और डाइल्यूट एसिड क्या है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब बात हम करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड की। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, पानी का यहाँ पे सारा खेल है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड विच कंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। वो एसिड्स जो जिनके अंदर जो वाटर का अमाउंट है बहुत ज्यादा कम है, मिनिमम है। जबकि जो डाइल्यूट एसिड्स हैं विच कंटेन मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर, जिसके अंदर पानी का जो अमाउंट है वो ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ये था कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट के एक छोटी सी डेफिनेशन जो आराम से मेरे हिसाब से याद हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेटेड क्या है? जिसके अंदर पानी की मात्रा जो है वो कम है, और जो डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन का मतलब ये है कि उसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो जाना। ठीक है, जिससे कि जो कॉन्सेंट्रेटेड लेवल है उसका बैलेंस कम हो जाए। अच्छा, एक नोट करने वाली बात क्या है? द डाइल्यूशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड शुड बी ऑलवेज डन बाय एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली विथ स्टीयरिंग एंड नॉट बाय एडिंग वाटर टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मान लीजिए ये एक बीकर है, ये आपके पास HCl H2SO4 HNO3 कुछ भी है, आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। ठीक है, और ये हो गया मेरा वाटर। तो इस लाइन में ये कहा जा रहा है कि जब आप डाइल्यूशन करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का, वो कैसे करना चाहिए? हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर में, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली, आपको आराम आराम से वाटर के अंदर डालना है। ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा का पूरा ऐसा लिया और पलट दिया उसे कि हाँ भाई इधर उधर ना गिर जाए। ग्रेजुअली डालिए और स्टीयरिंग करते रहना है। स्टीयरिंग किसे क्या मतलब है? एक गंडी होगी, उसे ऐसे ऐसे करके घुमाते रहना है। ठीक है, स्टीयरिंग करते रहिए, ग्रेजुअली उसको डालते रहना है। तो कहने का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर में डालना है, वाटर को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में नहीं डालना है। यहाँ पे आप चाहे ऐसे बना सकते हैं HCl। ठीक है, ये कुछ इस टाइप में हो गया। तो ये आपको करना है, ये आपको नहीं करना। वाटर, ठीक है, वाटर को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में नहीं डालना, HCl को, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर में डालना। ये बात ये कह रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर में ग्रेजुअली डालिए, स्टिर करिए, नॉट बाय एडिंग वाटर टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक सेकेंड, तो क्यों होता है? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आप सभी को मैं ऑलरेडी मेरे ख्याल से बता चुका हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर फर्स्ट चैप्टर में कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं। फिर बता देता हूँ, एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस हैं जिनके अंदर हीट जो है इवॉल्व होती है, निकलती है बाहर। ठीक है, तो जैसे ही अब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या है? बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है एक तरह से ना। तो जब आप वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं, आप अगर मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूं ना, एसिड को 2 मिनट भूल जाते हैं। दिमाग में सोचिए, आपको मैं अगर एक लावा दे रहा हूँ, वोल्केनो पता होगा आपको, लावा पता होगा है। अगर मैं आपको लावा देता हूँ एक कंटेनर में, पॉसिबल नहीं है, पता नहीं कैसा कंटेनर होगा, और एक में पानी देता हूँ, आप लावा को पानी में डालेंगे, पानी को लावा में डालेंगे उसे ठंडा करने के लिए, अमाउंट दोनों का अगर सेम हो तब। तो देखिए क्या होगा, जब आप पानी को लावा में डालेंगे
तो क्या होगा, तभी भी हीट तो इवॉल्व होगी, इतना तो आपको पता है कि वो गर्म हो जाएगा, हीट जो बहुत ज्यादा अमाउंट में इवॉल्व होगी। जैसे आप पानी को डालेंगे वो भाप बन के उड़ जाएगा और वोल्केनो जैसा था वैसे रहेगा। जबकि जब जो लावा है उसको हम धीरे धीरे अगर पानी में डालते रहेंगे, जैसे कि लावा की एक बूंद डाली, फिर 2 बूंद डाली, तो जितनी गर्मी उस लावा के अंदर है वो पानी में जाएगा, तो क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। तो यही केस यहाँ पर भी है। जब हम HCl को वाटर के अंदर डालते हैं, तो जैसे ही पानी के अंदर जाने स्टार्ट करता है, हीट जो है इवॉल्व तो हो रही है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रही है, लेकिन वाटर का जो अमाउंट है वो इतना ज्यादा है कि वो उसको ठंडा कर दे रहा है, उतना ज्यादा नहीं कर पा। लेकिन जब आप देखेंगे ना, बीकर को छू के देखेंगे, जब आपने HCl ऐड किया, उसका डाइल्यूशन किया, डाइल्यूट करने के बाद भी आप देखेंगे जब इस बीकर को टच करके, तो बहुत ज्यादा गर्म होगा। क्यों? क्योंकि हीट जो है इवॉल्व हुई है, आधी हीट बाहर निकल गई और आधी हीट ने बीकर को गर्म कर दिया। जबकि जब आप वाटर को HCl में ऐड करेंगे, तो इससे चांसेस क्या होंगे कि जो HCl है वो आपका स्प्लैश कर जाएगा बाहर, जो बीकर है उससे बाहर उछलने लगेगा, उछल के आपके चेहरे पे आ सकता है, आपके कपड़ों पे आ सकता है और आपको हार्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने वाटर को डाला, तो हीट है, एग्जैक्टली हीट जो है बाहर निकलने की कोशिश करेगी। अब ये तो है नहीं कि पानी का अमाउंट है वो तो ज्यादा है नहीं, यहाँ पे पानी आप धीरे धीरे डाल रहे हैं, वही वाला लावा वाला केस है, मैं पानी डालता रहूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो और ज्यादा उछलेगा। तो ये सीन था हमारा डाइल्यूशन का। इसके बाद हमें करनी है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज का अब बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या है? तो पहली प्रॉपर्टी जो है हमारी, वो है एसिड हैव अ सोर टेस्ट। ये हम लोग बहुत बार अभी तक बोल चुके हैं। फिर आता है एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड। वो ब्लू से रेड में चेंज होता है। मैंने पहले ही बताया था, एसिड का मतलब क्या है, डेंजरस, और रेड का साइन भी जो है वो भी डेंजरस को इंडिकेट करता है, तो आप याद कर सकते हैं वो सीधे ब्लू से रेड में चेंज होता है। थर्ड है एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड सॉल्यूशंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, एसिड के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकते हैं। वैसा क्यों होता है, क्वेश्चन ये आता है। वैसे तो इसके बारे में डिटेल में आगे मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं, कुछ गलत नहीं है। आप पता है, अगर हिस्ट्री में हम चले जाएं, जिसकी जरूरत है नहीं, लेकिन हिस्ट्री में ना एसिड की बहुत सारी डिफाइन आई थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अलग अलग डिफाइन आई थी, अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी थी। उनमें से एक डेफिनेशन ये भी थी कि हम एसिड उनको बोलेंगे जिसके अंदर हमें H+ आयंस मिलेंगे। कौन से आयंस? H+ आयंस। अब ये H+ आयंस क्या होते हैं? ये वो आयंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो आपके एसिड के अंदर आपको H+ आयंस मिलते हैं, और जो बेस होता है उसके अंदर आपको OH आयंस मिलते हैं। ठीक है, OH आयंस। तो ये सीन था जिसकी वजह से एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो चाहे तो आप यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं, आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और एसिड के अंदर कौन से आयंस होते हैं? H+ आयंस होते हैं। जस्ट फॉर द नॉलेज फॉर नाउ। आगे आता है एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब क्या है, जब हम किसी भी एसिड को रिएक्ट करवाते हैं किसी भी एसिड मेटल के साथ, तो इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं, ऐसा करते हैं, मेटल रिएक्ट विद एसिड, कम ऑन, टू गिव अस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देखिए, तो मान लीजिए जिंक ले लेते हैं, प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन कौन सा वाला? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अभी बात हुई थी ना डाइल्यूशन की, क्या होता है, तो बताने की जरूरत तो नहीं होगी, बस वाटर में ऐड कर दीजिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बदल जाएगा। फिर उसके अंदर जिंक को ऐड करेंगे, को या फिर कोई भी मेटल आपको लेना है, आयरन वगैरह जो भी लेना वो आप ले लीजिए, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ZnSO4 विच इज अ सॉल्ट, जिंक सल्फेट, प्लस हाइड्रोजन H2 गैस। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं हम कि वो बेसिकली रिलीज हो रहा है पॉप आउट करके। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी आपको बुक में मिल जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एक्सपेरिमेंट आपको मिल जाएगा, कुछ इस टाइप का होगा वो। ओके, ऐसे मान लीजिए एक स्टैंड होगा यहाँ पर कुछ, और एक यहाँ पे वो लगा दिया,
यहाँ पे ये सॉल्यूशन आपका हो जाएगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। जिंक ग्रैन्यूल्स यहाँ पर आपको छोटे छोटे जिंक वाले मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसको कॉर्क से बांध दिया है और जिसको हमने ऐड कर दिया एक पाइप के थ्रू यहाँ पर और एक कंटेनर के अंदर, और ये सॉल्यूशन मान लेते हैं सोप सॉल्यूशन है, साबुन वाला पानी हल्का सा। तो जैसे ही जिंक और ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सॉल्यूशन है ये रिएक्ट करेगा आपस में, तो क्या होगा, ये यहाँ से पाइप से होते हुए जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसको ऐसे ना करके ऐसे करते हैं, बड़े बड़े बबल्स के थ्रू बबल्स में जाएगा, ठीक है। अब आप इनको अगर कैंडल लें यहाँ पर, इसको कह सकते हैं आप कैंडल, तो कैंडल से आप जब इसको जैसे इस पर टच कराएंगे तो वो पॉप साउंड निकालेगा। कैसे निकालेगा, पॉप पी पॉप वाले, कुछ इस टाइप का आप डायग्राम बना सकते हैं इसके आगे। जब फटने पे आएगा ना कुछ ऐसे पॉप साउंड, तो जब हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल के कैंडल से कांटेक्ट में आएगी, कैंडल के कांटेक्ट में आएगी, तो वो पॉप साउंड निकाल के फट जाएगा। बस यही आपका एक्सपेरिमेंट है, बुक में आपको मिल जाएगा, रीडिंग करना उसके कैसे उसका प्रोसीजर वगैरह है वो सब। फिर आता है आपका 5th नंबर पे, उसके लिए रेस करना पड़ेगा पहले। तो आगे बढ़ने से पहले जो कि हमारा 5th पॉइंट है, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी हमने पढ़ा, जब मेटल के साथ हम एसिड रिएक्ट करवाते हैं, एसिड के साथ कोई मेटल को रिएक्ट करवाते हैं, तो वो हमारा सॉल्ट बनाता है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, पॉप आउट होकर निकल जाती है। तो ये कहा गया है, ये आप नोट कर सकते हैं चाहे तो किसको किसी जगह पर, या फिर ये हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि जब भी आप कोई कर्ड हो गया, आपका दही हो गया या विनेगर हो गया या लेमन जूस हो गया आपका, इस टाइप के जो सब्सटेंस है जिनके अंदर एसिड होता है, चाहे वीक एसिड हो चाहे अपना स्ट्रॉन्ग एसिड हो, फर्क नहीं पड़ता। तो इन टाइप के जो हमारे ये एसिड्स है, इनको हमें मेटल के वेसल्स में नहीं रखना चाहिए। मेटल के वेसल्स में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि ये जो हमारे सब्सटेंस हैं ये रिएक्ट कर जाएंगे मेटल्स के साथ। क्या होगा, मान लीजिए आपने कर्ड को रख दिया मेटल में, अब क्या होगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, और जहां ये दोनों आपस में रिएक्ट किया तो रिएक्ट करने से क्या होगा, पॉइजनस मेटल्स वो बनेंगे, पॉइजनस मेटल कंपाउंड, वो पॉइजनस मेटल कंपाउंड बनाएगा। और पॉइजनस मेटल कंपाउंड बनाने से क्या होगा, जो आपका कर्ड होगा या फिर विनेगर होगा या फिर आपका लेमन जूस वगैरह हो गया, ये चीजें आपको फूड पॉइजनिंग कर सकती हैं, आपकी हेल्थ जो है और ज्यादा खराब कर सकती हैं। तो इसलिए आपको मेटल के वेसल में नहीं रखना चाहिए ऐसे सब्सटेंस को जिनमें एसिड है। ये तो हो गई 4th पॉइंट की बात। अब आता है हमारा 5th पॉइंट। 5th पॉइंट क्या है कि जब हम एसिड को रिएक्ट करवाते हैं किसी मेटल कार्बोनेट्स के साथ, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ध्यान देना 4th पॉइंट में हमने कहा गया था एसिड को हम रिएक्ट करवा रहे थे मेटल के साथ। जब मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे, फिर से बोल रहा हूं, तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। मेटल के साथ रिएक्ट करवाने पे हाइड्रोजन गैस मिलती है, लेकिन मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करवाने पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, ठीक। तो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं अपना, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को जब हमने HCl के साथ रिएक्ट करवाया, HCl क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हमें क्या मिला, एक सॉल्ट विच इज NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये चीज तो हो गई, चलो क्लियर, कि जब आप मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाता है। चलिए ठीक है। अब ये क्या है, ये है आपका मेटल हाइड्रोजन क्लोराइड, मेटल सॉरी क्लोराइड बोल रहा हूँ, कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे मेटल कार्बोनेट को जब आप रिएक्ट करवा रहे हैं एसिड के साथ, फिर से बोल रहा हूँ ये डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड आपको लिखना ही क्या है। तो आपको सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। और वहीं अगर आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हैं किसी एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो आपको फिर से वही सॉल्ट और आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2 लगा था, यहाँ पे 2 नहीं लगा,
वो वाला सीन है। यहाँ पे 2 आएगा। अब बैलेंस है, वो बस बैलेंसिंग के लिए है नंबर का, उस पर उतना ध्यान नहीं देना। बस जो मेन फंडा था यहाँ पे याद करने वाला वो क्या था कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। किसी भी एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, दैट्स इट। ठीक है, एक और है इसी में, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर क्या होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके थ्रू पास करवाते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं CaOH का ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर। ठीक है, इसके साथ जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें से पास करवाते हैं तो ये सॉल्यूशन किस में टर्न हो जाता है, CaCO3 में। CaCO3 क्या है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैसा होता है, व्हाइट पीपीटी मिलेगी। कैसे मिलेगी, व्हाइट पीपीटी आपको, व्हाइट पीपीटी या फिर आप लिख लीजिए मिलके सॉल्यूशन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो व्हाइट पीपीटी मिलेगी, व्हाइट कलर मिल जाएगा आपको आपके बीकर में, जैसे आप उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाएंगे, किसमें से, लाइम वाटर के अंदर से, तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और वाटर H2O तो आपका रहेगा ही रहेगा वाटर। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, जब आपने लाइम वाटर में से CO2 को पास करवाया तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया। ठीक है, लेकिन अब यहीं पर आप रुक नहीं रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, फिर भी और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डाले जा रहे हैं लगातार। ये तो आपका हो गया ना प्रोसेस। अब आप यहाँ पे रुके नहीं, आपने क्या किया, इसके अंदर और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया, या कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली पास करो, ऐड किया, एक ही बात है। तो और ज्यादा जब आप ऐड करेंगे तब क्या होगा, जब आप इसके अंदर और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे तो सबसे पहले तो जो व्हाइट पीपीटी है ना, ये गायब हो जाएगी, एकदम गायब हो जाएगी, और बनेगा क्या हमारा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जिसके पास कोई पीपीटी नहीं होगी, व्हाइट कलर का नहीं होगा, वो कलरलेस हो जाएगा, जैसे पानी होता है अपना वैसे। तो हाँ, इसके अलावा एक और बनता है हमारा क्या, कि आप यही केस Na मतलब सोडियम के साथ भी कर सकते हैं, वहां भी आपको व्हाइट पीपीटी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, जब आपका सोडियम कार्बोनेट बनेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि HCl वाला केस। अब आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि मैं यहाँ पर HCl के साथ रिएक्ट तो करवा रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने H2SO4 के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करवाया। तो आंसर करवा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर यहाँ पर जैसे मेटल कार्बोनेट के साथ आप HCl करवा रहे हैं तो आपको क्या मिला, सोडियम क्लोराइड। जब आप यही आपका सोडियम कार्बोनेट को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम कार्बोनेट को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, वहां पर आपको सोडियम सल्फेट मिल जाएगा। चेंज क्या होगा, सिर्फ ये SO4 वाला केस। ठीक है, तो बेसिकली काम हो सकता है, मेरा ये कहने का मतलब है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन आंसर्स में आ गया तो ये हो गया कि जब किसी को एसिडिटी होती है, एसिडिटी क्या है वो तो सबको पता ही होगा, एसिडिटी क्या है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, है ना। तो एसिडिटी के केस में क्या होता है, जो हमारे स्टमक होता है, जो भी मान लीजिए, उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड की जो मात्रा होती है, अमाउंट होता है, वो ज़्यादा हो जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड बहुत एक्सेसिव हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा हो गया, उससे क्या है, हमें एसिडिटी होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब एसिडिटी होती है तो हमें क्या कहा जाता है, बेकिंग पाउडर लेने के लिए। क्या, बेकिंग पाउडर हम सजेस्ट कर देते हैं, या फिर अगर किसी और को हो रहा होता है तो बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या है एग्जैक्टली, CaHCO3 का होल ट्वाइस, जो अभी अभी मैंने करवाया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट में और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा करके, वही वाला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बोल दिया मैंने, लिख लोगे आप वैसे तो। हाँ, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेकिंग पाउडर है, अब आप ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला क्या है, CaHCO3 और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी ऊपर बात हुई थी, कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ, एसिड के साथ, एसिड क्या है यहाँ पर, HCl। जब हम बेकिंग पाउडर को खाएंगे निपटाएंगे तो वो HCl के साथ रिएक्ट कराएगा, और जो एक्सेसिव होगा हमारा
जो हमारा एक्सेसिव HCl है वो रिएक्ट कर जाएगा, जितना रिएक्ट करना चाहिए उतना रिएक्ट करेगा इसके साथ, जो फालतू का हो चुका है, ठीक है। तो वो क्या निकालेगा, मान लो सॉल्ट तो आएगा ही आएगा, तो मेन CO2 बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। CO2 हो गया और वाटर हो गया, तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा बेसिकली। जो ये हमारा बेकिंग पाउडर है जो एक्सेसिव HCl बन चुका था उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और हमें राहत मिल जाएगी, हमें चैन मिल जाएगा, हम आराम से सो जाएंगे बिना एसिडिटी के। हाँ, अगर इसमें और कोई पॉइंट सोचा जाए तो हाँ, एक पॉइंट और निकल के आता है। कौन सा? आपने तो देखा ही होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, CaCO3। इसके अलग अलग टाइप्स हैं, इसी किससे आपको मार्बल भी बनता है, इसी से आपका चौक भी बनता है, लाइमस्टोन ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ तक कि ना आप कह सकते हैं कि जो आपका एग शेल होता है, एग शेल, ये भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अरे वो जो अंडे की जो परत होती है बाहर वाली, वो एग शेल उसे बोलते हैं, तो वो भी आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो रिएक्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसको कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, मेटल कार्बोनेट है। बहुत देर से हम यही पढ़े जा रहे हैं कि जब भी मेटल कार्बोनेट को हम रिएक्ट करवाते हैं किसी एसिड के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, लेकिन अगर इसी को आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा देंगे, इसको आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो 6 पॉइंट पे जाने से पहले सारा एक साथ रिवाइज कर लेते हैं, या फिर कहूँ तो मैं सारी प्रॉपर्टीज मैंने एक साथ लिख दी है, जिससे कि आपको याद करने में उसको थोड़ी आसानी रहेगी, और एक ही जगह पे रहता है तो चीजें आसानी से याद हो जाती हैं, उनके ऊपर उतने कंफ्यूजन नहीं बनते। तो देख लेते हैं फटाफट। एसिड हैव सो टेस्ट फर्स्ट, एसिड टर्न ब्लू टू रेड सेकंड, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थर्ड, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस फोर्थ, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आपका हो गया फिफ्थ। इसके बाद आता है जो अब हमें पढ़ना है वो है 6, 7 और 8, 3 पॉइंट्स। वो इतने ज्यादा मतलब डिटेल में बताने की उनको जरूरत नहीं है, आसान है, सिंपल है, इसलिए मैंने उनको डायरेक्ट एक ही साथ लिख दिया है। 6 है एसिड रिएक्ट विद बेस, जब एसिड और बेस को आप रिएक्ट करवाते हो तो आपको सॉल्ट मिलती है, जैसे कि NaOH। NaOH क्या है, NaOH क्या है हमारा, बेस, और HCl क्या है हमारा, एसिड है। तो जब बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। इसी प्रकार इसी टाइप में एसिड जब ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करवाता है, किसके साथ, ऑक्साइड्स के साथ, या फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ, हाइड्रोजन ऑक्साइड कह लो या फिर हाइड्रोक्साइड्स के साथ, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर। हाइड्रोक्साइड तो हमारा उसमें आएगा जब हम बेस को पढ़ेंगे, फिलहाल तो हम सिर्फ ऑक्साइड को पढ़ते हैं। एसिड जब रिएक्ट करता है ऑक्साइड के साथ तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है, जैसे कि CuO। ये हमारा क्या है, आपका मेटल ऑक्साइड, क्या है, मेटल ऑक्साइड, और ये हमारा क्या है, HCl एसिड है। तो ये मेटल ऑक्साइड रिएक्ट, एसिड जो है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया और इसने क्या बनाया, ये क्या बन गया हमारा, कॉपर क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, और ये हमारा वाटर है, H2O, ठीक है। बस इसमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। फिर लास्ट ऑप्शन है एसिड हैव कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर क्या है, जो कोरोजन लगा दे, जंग लगा दे चीजों में, तो एसिड का ऐसा नेचर होता है। द मिनरल एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना, और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड causes severe burns on the skin and attack and eat up materials like cloth, wood, metal structure and stonework। तो जो ये हमारे एसिड्स हैं, मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हमारे जला सकते हैं हमारी स्किन को, ठीक है, और खा सकते हैं, मतलब खराब कर सकते हैं, किस किस को, कपड़े को जला देंगे, खराब कर देंगे, लकड़ी को, मेटल को, कोई भी मेटल की चीज हुई, हमारा मेटल कंटेनर में, मैंने बताया ना मेटल कंटेनर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। अगर वीक एसिड हुआ तो ऑब्वियसली बात है वो पॉइजनस बन जाएगा, खाएंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाएगी। लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो वो मेटल को पूरी तरीके से तहस नहस कर देगा, पूरी तरीके से खराब कर देगा, ठीक है। तो मेटल हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गया, अपना स्टोन वर्क हो गया,
उन सब में अगर एसिड डाल देंगे तो वो पूरा की तरह खराब हो जाता है, कोरोसिव नेचर हो जाता है ना उसका। सो दे आर सेड टू बी कोरोसिव, इसीलिए उनको कोरोसिव नेचर का कहा गया है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं एसिड कितने टाइप्स के होते हैं, एसिड के बारे में जितनी चीजें थी सब कुछ बात कर ली, अलग अलग डिफरेंट। लेकिन अब क्या आता है कि हम बात करेंगे कि इन जितने भी एसिड्स हैं उन सब में कॉमन क्या है। कॉमन क्या है? अ कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड्स इज दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो जब भी आप एसिड्स को और वाटर को मतलब मिलाते हैं आपस में, या वाटर को एसिड्स में मिलाते हैं, तो वो हाइड्रोजन आयंस में डिसोसिएट होते हैं। बेसिकली वो दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, H+ आयंस। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि वो H+ आयंस उनके अंदर मिलते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो यही रीजन है कि वो एसिड जो हैं, जितने भी सारे के सारे एसिड जो हैं, वो सब H+ आयंस को प्रोड्यूस करते हैं जब भी तुम उसे वाटर में डिसॉल्व करते हो। जैसे कि HCl ले लेते हैं अपना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H+ और Cl में डिसोसिएट होता है। H2SO4 H+ SO4 नेगेटिव में डिसोसिएट हो रहा है। HNO3 भी H+ में H+ में हो रहा है डिसोसिएट। यहाँ एसिटिक एसिड की बात करूँ तो वो भी तुम्हारा H+ में और CH3COO में नेगेटिव में डिसोसिएट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने एक नई डिफाइन कह सकते हैं एसिड की है, और वो डिफाइन क्या है? एन एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड वो सब्सटेंस है विच डिसोसिएट्स ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, जो कि वाटर में डिसॉल्व करते ही डिसोसिएट हो जाती है, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, अब आता है इसमें कि एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि सबके अंदर से H+ हाइड्रोजन जो है वो डिसोसिएट हो रहा है हाइड्रोजन और वाटर ऐड करने पे, यानी कि तो क्या जितने भी हैं, मान लो जैसे मैं ग्लूकोज लिखता हूँ, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है सबको? C6H6H12O6, C6H12O6 है। अब इसमें भी हाइड्रोजन है, जब मैं इसको डिसोसिएट करूंगा तो क्या मेरे को हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं? तो आंसर है नहीं। किसमें? ग्लूकोज और अल्कोहल, अल्कोहल। तो ग्लूकोज और अल्कोहल जो हैं वो एसिडिक कैरेक्टर इसीलिए शो नहीं करते क्योंकि वो सेपरेट नहीं होते हैं, H+ आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं जब भी उनको तुम पानी में मिला दो तो यही रीज़न है कि ग्लूकोज और अल्कोहल जो सॉल्यूशन है, अगर हम उसका एक सॉल्यूशन बनाएं तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी पास अपने अंदर से नहीं होने देंगे। और इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं होने दे रहे? क्योंकि वो H+ आयंस नहीं है। जब H+ आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास नहीं हो सकती। An acid is a substance which dissociates in dissolving in water to produce hydrogen ions. तो एसिड क्या है? जो कि डिसोसिएट हो जाए वाटर में डिसॉल्व करने पर और हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करे। जबकि जो ग्लूकोज और जो अल्कोहल है हमारे, वो डिसोसिएट हो ही नहीं रहे हैं H+ आयंस में, तो इसलिए वो लोग एसिडिक नहीं माने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डिस्टिल्ड वाटर की, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके अंदर कोई भी आयनिक कंपाउंड नहीं है, एसिड बेस और कुछ डिजॉल्व नहीं होता, इसीलिए तो उसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं ना। तो डिस्टिल्ड वाटर भी H+ आयंस में हमारा डिसोसिएट्स नहीं होता, तो इसलिए वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। जबकि अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्टिल्ड वाटर तो चलो नहीं कर रहा, लेकिन क्या जो हमारा रेन वाटर है, बारिश से गिरने वाला पानी, वो करता है? तो आंसर है हमारा हाँ, बिल्कुल। अब देखते हैं कैसे करता है वो। तो देखिए, मान लीजिए बारिश हो रही है। अब बारिश के जो बूंदें हैं वो आसमान से गिरते जा रही हैं, और हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये तो सबको पता है। अब जैसे ही वो बारिश की जो बूंदें हैं छोटी छोटी, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलती हैं, तो वो उसके साथ मिलकर एक कार्बोनिक एसिड बना देती है, H2CO3। कार्बोनिक एसिड बना देती है H2CO3, जो कि डिसोसिएट हो सकती है किस किस में? H+ में और CO3 नेगेटिव में। फिर से बोल देता हूँ, बारिश होते समय वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है उसके साथ रिएक्ट करती है, कार्बोनिक एसिड बना लेती है। कार्बोनिक एसिड जो है वो डिसोसिएट हो जाती है H+ आयंस में और CO3 नेगेटिव में। लेकिन हमें यहाँ पे मतलब है H+ आयंस से,
तो H प्लस आयंस में वो डिसोसिएट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो रेन वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो क्योंकि कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट है हमारा रेन वाटर के अंदर, तो इसका मतलब है कि आयंस भी प्रेजेंट है, और जब आयंस प्रेजेंट है किसी के अंदर तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के कुछ छोटे से पॉइंट्स लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो एक पहला, एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर and thus produce a large amount of hydrogen ions is called a strong acid। तो वो एसिड जो कि पूरी तरीके से आयोनाइज्ड हो जाता है वाटर के अंदर और लार्ज अमाउंट में H प्लस आयंस को प्रोड्यूस करता है, लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस देता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑप्शन HCl की, तो यहाँ पर H प्लस आयंस आते हैं प्लस Cl नेगेटिव आता है। तो ये जो H प्लस आयंस मिलते हैं हमें लार्ज अमाउंट में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा और उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। जबकि जब अगर मैं बात करूं अपने वीक एसिड की, वीक एसिड में देख लेते हैं, जैसे ऑप्शन हो गया एसिटिक एसिड का CH3COOH में, यहाँ पर जो H प्लस आयंस ये नहीं होगा, ये ऐसे होगा क्योंकि पार्शियली हुआ है, पूरी तरीके से नहीं हुआ, इसलिए H प्लस प्लस CH3COO नेगेटिव। तो यहाँ पे ये जो आया ये हमारा पार्शियली आया, पूरी तरीके से मतलब ज़्यादा नहीं मिले हैं, बहुत कम अमाउंट में मिले हैं, पार्शियली आयोनाइज्ड हुआ है। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस हमें यहाँ पर मिलते हैं वीक एसिड में। ठीक है, ये हो गया। अब जब क्वेश्चन आता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड में, जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है ना, ये बताता है हमें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, कितने ज़्यादा आयोनाइज्ड हुए हैं। तो जितने ज़्यादा आयोनाइज होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितने कम होंगे उतना ज़्यादा वो वीक एसिड होगा। बस यही सिंपल सी बात है। यूजेस ऑफ मिनरल्स एसिड हैं, कुछ देख लीजिए जल्दी से। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड, sulfuric acid is used in the manufacture of fertilizers, paints, dyes, chemical, plastic, synthetic fiber, detergent, explosive and car batteries। इन सब में ये सब बनाने में यूज होता है। निट्रिक एसिड का फर्टिलाइजर्स बनते हैं, TNT में यूज होता है, TNT एक्सप्लोजिव है एक। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो यूज होता है हमारा ऑक्साइड को रिमूव करने में, जब फिल्म बन जाती है स्टील ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। इट इज ऑल्सो यूज इन डाई स्टफ में यूज होता है, टेक्सटाइल में यूज होता है, कपड़ों में, फूड और लेदर इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट है जो मैं बताना भूल गया, ये कि HCl जो है वो गैस में भी मिलेगा आपको और लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा। लेकिन क्या होता है ना, जब HCl गैस की फॉर्म में होता है तो उसके अंदर H प्लस आयंस, देख लीजिए ऐसे अगर नहीं समझ में आ तो, HCl अगर ऐसे लिखा हुआ है गैस की फॉर्म में है तो उसके अंदर H प्लस आयन और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट वो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि वो उस वक्त जब गैसियस फॉर्म में होगा तब वो एसिड नहीं है, एसिड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसे एक टेस्ट ट्यूब ले लूँ, उसके ऊपर कॉर्क लगा दूँ और यहाँ से HCl गैस, मान लो इसके अंदर मैंने HCl गैस भरी हुई है, क्या है ये HCl गैस भरी है, और ऐसे कॉर्क से वो बाहर जा रही है और यहाँ पर एक ब्लू लिटमस पेपर मैंने लगा दिया और इसके ऊपर ये लग रही, तो ये इसको रेड नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? रेड नहीं करेगी, क्योंकि एसिड जो है रेड में टर्न हो जाता है, लेकिन ये इसको रेड में टर्न क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इसके पास H प्लस आयंस नहीं है। तो H प्लस आयंस का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कंपाउंड्स मिल जाएंगे आपको जिसके हाइड्रोजन वाले, जैसे कि अपना मैंने बताया ना ग्लूकोज वाला C6H12O6। तो याद रखिए जितने भी एसिड है, ये पॉइंट ध्यान में दिमाग में नोट कर लीजिए, जितने भी एसिड्स हैं उन सबके पास H प्लस आयंस होंगे, जितने भी एसिड्स हैं उन सबके पास हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे। लेकिन जितने भी हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स हैं वो एसिड नहीं होंगे। ये जरूरी नहीं है कि जिनके पास हाइड्रोजन है, जिन कंपाउंड्स के पास हाइड्रोजन है वो एसिड्स हो, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ वही एसिड होंगे जिनके पास हाइड्रोजन आयंस होंगे। तो यही है, HCl गैस जो है रेड में टर्न नहीं होती, इसलिए वो एसिड नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं तो उसकी जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है उसमें बढ़ जाती है, और बढ़ने की वजह से अचानक से क्या होता है, वो एसिड की तरह बिहेव करने लगता है और उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड में डाल देते हैं। हाँ, तो एसिड का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे बेस, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।